नमस्कार, वेलकम टू डेटा करियर इंडिया। मैं हिमांशु प्रजापति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के एलटीआई इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स और एलटीएम जो भी कहो आप, अभी उसका नाम एलटीएम हो गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने आई थिंक 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स इन BigQuery यूजिंग सीक्वल। तो आप सीक्वल में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो, और अपडेटेड रिकॉर्ड, लेटेस्ट रिकॉर्ड है आपको कैसे आप उसको गेट कर सकते हो। तो उसके लिए या तो आप सब क्वेरी यूज करो या तो आप क्वालिफाई का कीवर्ड का यूज करो। दोनों भी सेम ही है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट क्वालिफाई अगर यूज करते हो तो क्वेरी मोर रीडेबल हो जाती है। तो सिंपली आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख लेना है, क्वालिफाई। उसके बाद आपको क्या करना है कि विंडो फंक्शन यूज करके उसमें पार्टीशन कर देना है। पार्टीशन बाय कोई भी जो कॉलम रहती है जैसे कि कस्टमर आईडी, तो आपको पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय, आपको जो भी अपडेटेड डेट और जो भी लेटेस्ट रिकॉर्ड आप कैसे फाइंड करना है, जो भी डेट वाला पार्टीशन रहता है कॉलम, उसमें आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके जो भी पहला रिकॉर्ड है आप उसको मिल जाएगा आपको। तो उसी हिसाब से आपको ये फर्स्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको कि डिलीट ही करना है रिकॉर्ड, राइट, तो इधर इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आप डिलीट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल ये क्वेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज कॉल्यूमिनर स्टोरेज। तो कॉल्यूमिनर स्टोरेज क्या है? तो कॉल्यूमिनर स्टोरेज स्टोर दैट द डेटा इन कॉलम बाय कॉलम इंस्टेड इन दैट द रो बाय रो। तो वो कॉलम बाय कॉलम डेटा स्टोर करता है। इट इज आइडियल फॉर एनालिटिकल वर्कलोड्स बिकॉज दैट द क्वेरी कैन रीड ओनली दैट द require columns which is improve that the performance, reduce that the amount of data scan। तो कॉल्यूमिनर स्टोरेज क्या है? रो बाय रो कैसे वो कॉलम बाय कॉलम कैसे स्टोर करता है, रो बाय रो वाले के वो डेटाबेस कौन से रहते। तो जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा के लिए हम जो यूज करते हैं BigQuery, आई बिलीव वो भी एक कॉल्यूमिनर स्टोरेज ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज BigQuery आर्किटेक्चर। तो BigQuery, ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BigQuery आर्किटेक्चर क्या है? तो मेरे हिसाब, जैसे मैं BigQuery जैसे सीखा तो काम करते करते सीखा है। मैं इतना कभी इन डेप्थ गया नहीं था कि BigQuery में कैसे वो इंटरनल काम करता है, सारी चीजें। तो जैसे ही मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया तो ये सब चीजें, जैसे ये सारे क्वेश्चंस मुझे ये जो मुझे मिलने लगे तो उसके हिसाब से मैं फिर उसको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करने लगा। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि BigQuery में कुछ नहीं रहता कि जैसे यूजर और एप्लीकेशन एक सेंड करता है, राइट, क्वेरी, तो क्वेरी लिखता है। तो BigQuery में दो रहता है कि कंप्यूट एंड प्रोसेसिंग, दोनों अलग रहता है। कंप्यूट के लिए ड्रेमल करके एक चीज है, ड्रेमल वो एग्जीक्यूशन इंजन है, उसका यूज होता है। और प्रोसेसिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग यूज होता है। तो कोलासिस, आई थिंक उसका नाम है, कोलासिस यूज होता है। तो ये सब BigQuery स्टोरेज लेयर कोलासिस रहता है। तो ये सारा चीज है कि एक बार आप BigQuery आर्किटेक्चर देख लेना। अभी तक इतना मुझे 2-3 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे ड्रेमल क्या रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी एग्जीक्यूशन इंजन है, और कोलासिस क्या है? तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है। तो जो एग्जीक्यूशन सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम दोनों अलग अलग रहता है BigQuery में। और जुपिटर जैसे हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन का कंप्यूट्स एंड स्टोरेज। एंड ये बॉर्ग करके उसमें एक मॉड्यूल है, जैसे मैनेजेस कंप्यूट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब मिला के पूरा उसका आर्किटेक्चर रेडी होता है। तो जैसे कि एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाता है, जैसे आप सिक्वल क्वेरी लिखते हो तो रिक्वेस्ट जाता है BigQuery कंप्यूट इंजन के पास, ड्रीमल के पास, और उससे वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग के पास जाके ये पूरा उसको स्टोरेज लेयर में ये वो हिट करता है। तो ये है थोड़ा बेसिक्स, आप उसको देख लेना कि कैसे काम करता है इंटरनल। तो इधर स्टेप्स भी मैंने लिख लिया है कि BigQuery रिसीव दैट द SQL क्वेरी, Dremels breaks that the query into smaller tasks and execute them in parallel. Data is read from that the Colossus storage. Jupyter provides high-speed communication between compute and storage, and results are combined and returned to you. तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एक बार उसको अच्छे से डीप में देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन BigQuery एंड बिग टेबल। तो ये सिंपल था, BigQuery और बिग टेबल क्या है? जैसे BigQuery इज अ सर्वरलेस डेटा वेयरहाउसिंग डिजाइन फॉर लार्ज स्केल analytical using SQL. Big table is a like NoSQL wide column database designed for high throughput, low latency रीड्स एंड राइट्स, इसके लिए यूज होता है। तो ये एक सिंपल एक ही लाइन का आंसर था, बट इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा था तो आई थिंक ये मैंने उसमें ऐड कर दिया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग इन बिग क्वेरी। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग वाला, वो हर एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया है। आई थिंक कोई कोई इंटरव्यू था जिसमें नहीं पूछा था, बट मोस्ट प्रोबेबली सारे इंटरव्यू में पूछा गया था। एंड एज अ डेटा इंजीनियर आप काम करते हो जीसीपी पे, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो राइट, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना रहता है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली फिल्टर्ड कॉलम कौन सी रहने वाली है, तो डेटा कौन सा रहने वाला है। तो बेस्ड ऑन दैट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि पार्टीशन कहाँ लगाना है, क्लस्टरिंग कहाँ ऐड करनी है, कौन से कॉलम पे कौन से ये क्लस्टरिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि पार्टीशनिंग डिवाइड्स इनटू टेबल इन दैट द पार्टीशन, ये क्लस्टरिंग बेस्ड ऑन दैट द कॉलम वैल्यूज, कॉमनली बेस्ड ऑन दैट द डेट पार्टीशनिंग, वो डेट के हिसाब से वो डिवाइड किया जाता है। क्लस्टरिंग रहता है कि बेस्ड ऑन दैट द फ्रीक्वेंटली फिल्टर्ड कॉलम्स, एग्जाम्पल लाइक ऑर्डर डेट, और क्लस्टरिंग के लिए कस्टमर आईडी रिड्यूसेस दैट द पार्टीशन स्कैनेड, जो भी कितने पार्टीशन स्कैन्स होते हैं वो थोड़ा रिड्यूस करेगा अगर आप पार्टीशनिंग यूज करते हो। क्लस्टरिंग यूज करते हो तो रिड्यूस दैट द डेटा ब्लॉक स्कैन, राइट। तो ये अगर दोनों आप मिलके कंबाइन करके ऐड करते हो, पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, जो भी BQ का टेबल का एग्जीक्यूशन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज दैट द आउटपुट ऑफ इनर जॉइन एंड फुल जॉइन विथ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मुझे एक इसमें सिंपल ये था कि एक दो टेबल्स दिए हुए थे, तो जैसे कि उसमें दोनों अलग अलग कॉलम्स दी हुई थी, तो दोनों टेबल में मुझे मैचिंग रिकॉर्ड जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे दोनों में से मुझे बताना था कि कितने मैचिंग रिकॉर्ड है, कि कौन से, जैसे कि इनर जॉइन में क्या आएगा और फुल जॉइन में कौन से कितने रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए। तो ये सिंपल था। ये मुझे टीसीएस में भी पूछा गया था और ये एलटीआई में भी, एलटीएम में भी मुझे पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू परफॉर्म अपसर्ट इन यूजिंग स्पार्क। तो दोस्तों अपसर्ट क्या रहता है कि आपको अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहता तो उसको क्रिएट करना रहता है। अगर आपको वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको उसको डिलीट करना है। तो सिंपल उसमें आपको कुछ नहीं है कि जो भी इनकमिंग डेटा है उसको अपडेट कर देना है, और अगर एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर ओवरराइड करना है। तो उसके लिए ये इधर मैंने ये पूरा पाइस्पार्क का लॉजिक लिखा हुआ है कि एक ही डेटा फ्रेम में आपको सोर्स डेटा फ्रेम जो भी है आपको गेट करना है फर्स्ट, उसको बाद विंडो फंक्शन अप्लाई करके आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा उसी के अंदर। और जैसे ही लेटेस्ट रिकॉर्ड मिल जाता है तो आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड रखना है, बाकी आप उसमें ड्रॉप कर सकते हो। तो अपसर्ट में आप ये थोड़ा देख लेना, अपसर्ट कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट थोड़ी बहुत जगह ये पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कैन स्पार्क रन ऑन डेटा फ्लो, राइट। तो स्पार्क रहता है वो डेटा प्रॉक पे हम रन कर पाते क्योंकि एक पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। और लाइक आई डोंट थिंक कि वो डेटा फ्लो पे रन होता है। तो मैंने सिंपली आंसर किया था कि वो डेटा फ्लो पे नहीं रन होता है, और आई यूज डेटा प्रॉक, हमको जहां भी स्पार्क का यूज करना रहता है हम डेटा फ्लो को यूज करते हैं क्योंकि वो मैनेज सर्विस फॉर अपाचे, लाइक data flow is managed service for Apache Beam pipelines and commonly used for that the batch and streaming data processing. अगला क्वेश्चन था कि हाउ टू यूज एक्सटर्नल टेबल इन स्पार्क लाइक फॉर मर्ज ऑपरेशन। तो ये एक्सटर्नल टेबल क्या रहता है, एक्सटर्नल टेबल कुछ नहीं रहता। एक्सटर्नल टेबल क्या रहता है, ये एक सिंपल ये कि आपका अगर सोचो कि कोई CSV फाइल या कोई पार्के फाइल आपका पड़ा है कोई भी बकेट GCS बकेट में, तो आपको वो डेटा को यूज करके आपको सिंपली क्रिएट एक्सटर्नल टेबल को क्वेरी करना है। उसके बाद आपको वो पाथ देना है कि ऑप्शंस के अंदर की कौन से आपको अंदर URI में आपको ऐड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सी फाइल को हीट करके आपको क्रिएट करना है, कौन से डेटा के साथ वो सिलेक्ट करना है। और मर्ज ऑपरेशन की जो बात हुई तो GCS फाइल से आपको बी क्वेरी एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर देना है, फिर आपको मर्ज क्वेरी ऐड कर देनी है। और जैसे ही आप मर्ज क्वेरी ऐड कर दोगे वो करोगे उसके बाद वो टेबल को हिट करेगा। तो ये सिंपल है, आपको इस बार एक बार सिंपली आप ये अगर यूज केस आप एक बार चैट जीपीटी को दोगे तो भी आपको मिल जाएगा उसका कि आप एंड टू एंड उसको कैसे परफॉर्म कर पाओगे। और यही सेम प्रॉब्लम मैंने एक अभी रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो ही ये अगेन मुझे इसको इसके ऊपर भी काम करना पड़ा था। तो आई थिंक रियल टाइम में भी ये अच्छा खासा यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि राइट अ पाइथन कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट स्लाइसिंग।
तो सिंपली कुछ नहीं है, आपको एक फॉर लूप ले लेना है। फॉर लूप में आपको वन बाय वन आपको रीड करना है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो भी आप करोगे उसके अंदर आपको ऐड कर देना है और सिंपली आपको प्रिंट कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट अ लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर। तो दोस्तों फैक्टोरियल नंबर का आपको लॉजिक पता ही होगा, बट लैम्डा के साथ अगर आप करते हो तो लैम्डा सिंपली एक कोड को आपको बोलते हैं ना कि बहुत अगर लेंथी कोड है तो उसमें स्मॉलर लाइक उसको बहुत कंसाइजली आपको बनाना है तो लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो। और उसमें आपको मेथड का नाम भी देना नहीं पड़ता, तो सिंगल लाइन में आपका काम हो जाएगा। तो जैसे इधर मैंने ऐड किया लैम्डा एन और कोई भी वन इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो आपको ऐसे सिंपल ये वन लाइनर का था। तो ये फैक्टोरियल नंबर वाला था, आप एक बार देख लेना। सिंपल, ये एक बेसिक फ्रेशर के लिए भी पूछा जाता है सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको लॉजिकली भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने। तो आई वुड एडवाइस कि आप धीरे धीरे, अगर आपको लॉजिक्स अपने क्लियर करने, तो गिग्स फॉर गिग्स से शुरुआत करो। गिग्स फॉर गिग्स उस पे जाके आप एकदम इजी से स्टार्ट करो और मीडियम हार्ड तक जाओ। और जब भी आपका लगे कि आपका वहां से अच्छा खासा हो गया है तो आप लीड कोड पे मूव कर सकते हो। इवेंचुअली लीड कोड पे अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं और वहां आप फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको जो भी टारगेटेड कंपनी है वहां से आप कि भाई उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि लीड कोड पे आप जाओ, सीक्वल एंड पाइथन के जितने भी क्वेश्चन है आप उस पर प्रैक्टिस करो और साथ साथ में पाइस्पार्क भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। तो जैसे ही इधर मैंने लैम्डा का यूज किया ना, तो उसके बाद मुझे सिंपली एक वन लाइनर क्वेश्चन था कि पूछ लिया था कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। कि जैसे स्मॉल एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन यूजुअली राइट्स इन अ सिंगल लाइन, इट इज कॉमनली यूज फॉर सिंपल ऑपरेशंस वेयर दैट द डिफाइनिंग फुल फंक्शन यूजिंग डिफ नॉट इज नॉट लाइक, हमको ये जो मेथड डिफाइन के लिए जो डिफ करके जो कीवर्ड है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो आप सिंपली ये uh, बना सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट इन जनरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि लिस्ट स्टोर ऑल वैल्यूज इन मेमोरी, जनरेटर रहता है जो जनरेट्स द वैल्यू वन बाय वन। यूज मोर मेमोरी, लिस्ट मोर मेमोरी कंज्यूम करता है, लेस मेमोरी जनरेटर कंज्यूम करता है। क्रिएट यूजिंग, ये जो है सिंपल डेटा सेट्स के लिए यूज होता है लिस्ट। और जो गुड फॉर लार्ज डेटा सेट अगर आप है तो वहाँ जनरेटर का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है उसका यूज करना है और इधर लाइक क्रिएटेड यूजिंग यील्ड करके ये कीवर्ड है और ये ब्रैकेट है, सिंपल उससे आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने इधर एग्जांपल दे दिया है कि जैसे इधर गेट नंबर्स और यील्ड 1 2 3 इधर मैंने ऐड कर दिया है। और वन बाय वन जैसे कि आप जनरेट वो कैसे यूज करते हो, तो इधर एक सिंपल एग्जांपल है, देख लेना। मुझे कभी आई डोंट थिंक कि मुझे इसका रियल टाइम में यूज करने की जरूरत पड़ी है, बट एक पूछा गया था इंटरव्यू में तो मैंने इधर ऐड कर दिया। और आई थिंक मैं उस टाइम पे आंसर नहीं दे पाया था कि मुझे इतना डीप में पता नहीं था कि ये जनरेटर क्या रहता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने इधर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ये कुछ नहीं, ये सिंपल इंटरव्यू में मुझे थोड़ा टेक्निकल, ये जो पाइथन जो कोर पाइथन है उस पे क्वेश्चंस थे कि जैसे कि शैलो कॉपी रहता है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट शेयर दैट द सेम क्लास, सेम जो भी शेयर दैट सेम ऑब्जेक्ट्स होता है उसको शेयर करता है। और मेमोरी रेफरेंस कोई डायरेक्टली वो असाइन कर देता है, चेंजिंग नेस्टेड डेटा व्हेन अफेक्ट दैट द ओरिजिनल। एंड डीप कॉपी रहता है वो कम्प्लीटली न्यू नया वो पूरा सेपरेट कॉपी इन मेमोरी में क्रिएट कर देता है, चेंजेस इन दैट द कॉपीड ऑब्जेक्ट डू नॉट अफेक्ट दैट द ओरिजिनल। तो जब आप उसमें उस पर चेंजेस करते हो तो उसकी ओरिजिनल कॉपी उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सेम है जैसे कि जावा के अंदर अगर आप देखो तो आई थिंक सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जावा में था, आई थिंक मेथड रेफरेंस करके या था, अभी मुझे इतना याद नहीं है। बट जावा में जैसे कि उसका अगर आप प्रिंट करोगे एड्रेस वैल्यू, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रिंट उसका एड्रेस वैल्यू से हम देख लेते थे कि एग्जैक्ट कौन सी चीज है, उससे पता चल जाता था। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के बीच में क्या डिफरेंस है, आप उसको देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस व्हेन रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम दैट द लिस्ट ड्यूरिंग आइटरेशन।
तो लाइक अगर आप आइटरेशंस अगर चल रहा है उसमें आप अगर कोई भी एलिमेंट्स उसको रिमूव करते हो तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जैसे रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम दैट द लिस्ट व्हाइल आइटरेटिंग ओवर इट, इट मे बी स्किप सम एलिमेंट्स बिकॉज दैट द लिस्ट साइज एंड एलिमेंट्स पोजिशंस चेंजेस ड्यूरिंग दैट द लूप्स, राइट। तो उसी टाइम पे वो फ्रीक्वेंटली अपडेट रहेगा, तो आई डोंट थिंक कि आपको एक्यूरेट जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा आपको मिलेगा। तो सेम काइंड ऑफ जो ऑपरेशंस रहता है उसको आप अगर आपको है कि ये जब तक प्रोसेस चलता रहे तब तक कोई चीज आप वो पूरा एग्जीक्यूशन ना हो, तो थ्रेडिंग वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप थ्रेडिंग वाला देख लेना। आई डोंट थिंक कि आपको एज अ डेटा इंजीनियर इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत है, बट मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था एज अ, तो उस टाइम पे मुझे थ्रेड्स का जरूरत पड़ा था कि वो जब तक वो पूरा एग्जीक्यूशन खत्म ना हो तब तक कोई दूसरा थ्रेड उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो ये लॉक लगाने के लिए मैंने वो थ्रेडिंग का यूज किया था। तो देख लेना, थ्रेडिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हाई डज रिप्लेस नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल स्ट्रिंग इन पाइथन, राइट। तो स्ट्रिंग रहता है कि वो जो लाइक इम्यूटेबल रहता है, राइट। तो जितनी भी बार अगर उस पे ऊपर नया ऑपरेशंस करते हो या कुछ नया करते हो तो अपना एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस पे वो होता है, तो इम्यूटेबल रहता है लिस्ट जो भी है, सॉरी, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो उसकी वजह से वो रिप्लेस लाइक ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इन जीसीएस। तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या, ऑब्जेक्ट वर्जनिंग कीप्स दैट द प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन इट इज ओवर रिटन और डिलीट्स दैट डिलीटेड, like allowing us to recover the or restore that the original older version of, like you know, it will provide that the older version, right। so आप उसका वो एक सिंपल है कि जब भी आपको प्रीवियस वर्जन चाहिए तो आपको मिल सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट वर्जनिंग वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू रिकवर ओवर रिटन फाइल्स इन जीसीएस, राइट। तो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग के हेल्प से आप उसको रिकवर कर सकते हो। Like when overwritten that the old version it keeps and non-current version। तो आप ऑब्जेक्ट वर्जनिंग में विद द डेट एंड टाइम है, आपका पूरा एक प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड रहता है आपकी टीम में आप कैसे यूज करते हो। तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि कोई रहता है कि करंट अपडेटेड डेट डाल देता है या तो वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे वो ऐड कर देते हैं फाइल के आगे, फाइल के जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन में। तो थोड़ा ये सिंपल था, बट ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन इफ दैट द सेम फाइल्स इन अपलोडेड अगेन एट द जीसीएस, राइट। सो लाइक सेम फाइल अगर या तो वो एग्जिस्टिंग फाइल है तो ओवरराइट कर देगी या तो उसको रिप्लेस कर देगी या तो न्यू वर्जन उसका क्रिएट कर देगी। अगर आप जब भी कोई सीएसवी एक्सेल फाइल है अपने कंप्यूटर पे करते हो, राइट, अगर आपका ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है तो ब्रैकेट में 1 2 3 ऐसे दिखा देता है। तो सेम काइंड ऑफ यही एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज दैट द क्लाउड फंक्शन इन जीसीपी। तो क्लाउड फंक्शंस का मैंने उस टाइम पे बहुत ज्यादा उस पर काम किया नहीं था, बट मैंने इधर तो सिंपल इंटरव्यूअर को मैंने आंसर दे दिया था कि आई डिडंट गेट अ चांस टू वर्क ऑन दैट बट मैंने इधर थोड़ा आपको समझाने के लिए ऐड कर दिया है। क्लाउड फंक्शन इज सर्वलेस कंप्यूट सर्विस जीसीएस दैट रन्स कोड ऑटोमेटिकली इन response to events such as GCS updated or pops up messages without requiring, requiring us to manage servers। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू ट्रिगर पाइपलाइन इन दैट द फाइल अराइव्स इन जीसीएस, राइट। तो उसका जैसे कि सोर्स सिस्टम में जैसे जीसीएस में फाइल अपलोड हुआ तो आप जैसे क्रिएट इवेंट ट्रिगर इन क्लाउड फंक्शंस में आप ऐड कर सकते हो, और क्लाउड फंक्शंस ट्रिगर दैट द क्लाउड कंपोजर एयरफ्लो डैग आप क्रिएट कर सकते हो। और डैग के अंदर आप जो भी स्टार्ट प्रोसेसिंग दैट द फाइल उसका लॉजिक लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से ये ट्रिगर हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे डेक्स है उसके लिए। आई थिंक आप देख लेना कि जैसे ही कोई फाइल अराइव होती है जीसीएस बकेट में तो वो कैसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस सेंसर करके, आई थिंक एक सेंसर है, आप देख लेना है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट वही एक सेंसर है, आप यूज कर सकते हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू प्रोवाइड ऑथोराइज एक्सेस टू अ बिग क्वेरी, राइट। तो बिग क्वेरी को ऑथोराइज एक्सेस आप जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस रहे आईएएम उसके अंदर से आप सेट कर सकते हो ये सारी चीजें। तो जब भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारा चीज सेट किया हुआ मिलेगा कि आप कौन सा एक्सेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आईएएम रोल्स एंड उसकी जो कैसे सेट करते हो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ स्टेजिंग टेबल इन स्टेजिंग टेबल वर्सेस टारगेट टेबल।
तो staging table is a temporary intermediate table used for hold where like validate that the incoming data before processing. Target table is that the final table, production table, right, containing that the clean and business ready data. तो स्टेजिंग टेबल एंड ये जो टारगेट टेबल है कुछ नहीं है, सिंपल। जब भी आप टारगेट टेबल में डेटा राइट करते हो उससे पहले आप स्टेजिंग एरिया पे डेटा ऐड करते हो या तो उस पे टेम्पररी मूव ऐड करते हो, तो जब भी आपको उसमें कोई ऑपरेशन करना हो जैसे मर्ज वाला है ऐसा कुछ, तो आप उस पर परफॉर्म कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट सिक्वल क्वेरी फॉर थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो सिंपली ये कुछ नहीं है, आपको एक विंडो फंक्शन यूज करके आपको थर्ड हाईएस्ट जो सैलरी आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद थर्ड नंबर का रिकॉर्ड आपको प्रिंट कर देना है, तो आपका सिंपली हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मुझे तक अब तक जितने भी आई थिंक मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए थे ये एलटीआई के, उसमें सारे पूछे गए थे। तो आप उसको अच्छे से देख सकते हो।